हेलो स्टूडेंट्स, आई तनिषा, वेलकम यू ऑन स्टडी खजाना। आज हम अपनी नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ऑसिलेशंस एंड वेव। ठीक है, तो इस साल हमारा एक और चीज ऐड हो गई है। हमारे जो रे ऑप्टिक्स हम 12th का पार्ट होता था वो अब 11th का ही पार्ट हो गया, तो उसे भी हम इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेनली इस यूनिट में 2 चैप्टर्स आते थे पहले। एक द फर्स्ट वन इज ऑसिलेशन, सेकंड वन इज वेव। अब इस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, दैट इज वेव्स, ऑसिलेशंस एंड रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम अपना पहला चैप्टर करने जा रहे हैं इस यूनिट के लिए। तो मेनली ये हमारा 14th चैप्टर होगा, दैट इज ऑसिलेशंस। ओके, तो चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही अगर देखा जाए ऑसिलेशंस, तो ऑसिलेशंस ये जो नाम है ये आपको क्या दिखाता है, क्या बताता है, क्या आपके दिमाग में इमेज बनते हैं ऑसिलेशंस वर्ड को देख के। ठीक है, तो ऑसिलेशंस का मतलब क्या होता है बेटा कि ऑसिलेशन भी एक तरह की मोशन ही होती है। अब मोशन तो हमारे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्ट्रेट मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, बट हमने ऑसिलेशंस नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ऑसिलेशंस हमारा ये क्या कहता है, दिस इज अ टाइप ऑफ मोशन जिसमें हमारी मोशन कुछ अलग तरीके की होती है। अलग तरीके की होने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। मेनली आपने अपने घर में दीवार घड़ी देखी होगी। ठीक है, उस घड़ी में 12, 3, 6 और 9 बजते हैं, मतलब बजते तो 1 से लेके 12 तक है। तो ये लिखा होता है मेनली स्टैंडर्ड जो होता है, मानो उसमें 3 बजे हैं और सेकंड की घड़ी भी इन्हीं के साथ है। तो मेनली आपने वो पेंडुलम वाली घड़ी देखी है घर पे। मेनली उसमें क्या होता है कि जब यहाँ से वो एक पेंडुलम लटका होता है, वो एक बार इस तरफ जाता है, फिर वापस यहाँ आता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर वापस यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो मेनली और हर एक घंटा होने के बाद वो क्या करता है, बजता है। मेनली वो पूरे टाइम टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। तो मेनली दिस टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन फॉर्म्स अ ऑसिलेशन। ठीक है, तो मेनली ऑसिलेशन हम इसे ही बोलते हैं बेटा कि ऑसिलेशंस क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन जो होती है। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोले कि कोई चीज यहाँ पे स्प्रिंग से रखा है, स्प्रिंग से बंधा हुआ है ये मास, मानो ये स्प्रिंग है, ऐसे यहाँ से मैं इसे एक बार इस तरफ खींचती हूँ, फिर ये वापस उस तरफ चला जाता है क्योंकि इलास्टिसिटी इसमें यूज होती है। तो मेनली फिर मैं खींचती हूँ, फिर ये इस तरफ आता है, देन फिर वापस चला जाता है। ठीक है, तो मेनली ये चीजें, ठीक है, कि जो हमारा ये टू एंड फ्रो मोशन हो या फिर बैक एंड फोर्थ जो मोशन है, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशंस। इसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मेनली देखो बेटा, जैसे हमारा क्या होता है कि आपका है, जैसे कोई भी आपने एक सिंपल पेंडुलम लिया, वो पेंडुलम क्या होता है, ऐसे लटका होता है, उस पे एक मास बॉब लटका होता है नीचे। देन क्या होता है, वो जब मैं उसे एक फोर्स लगा के मैंने इस तरफ पुल किया, वो इस तरफ खिंच गया और उसकी जो पोजीशन थी वो कुछ ऐसे हो गई। देन फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि हर एक पार्टिकल की, हर एक बॉडी की अपनी खुद की टेंडेंसी होती है कि अगर मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ तो उसका इंटरनल फोर्स एक्सर्ट करेगा उस मोशन को अपोज करने के लिए। ये आपको पता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी होता है, देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने फोर्स से मैं इस तरफ खींचूंगी उतने ही फोर्स से ये उस तरफ जाएगा अपने मेन पोजीशन की तरफ। देन फिर ये यहाँ पे स्टेबल ना होने की बजाय इस तरफ चला जाएगा, देन फिर ये अपनी मेन पोजीशन पे स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो मेनली फिर ये इस तरफ, तो मेनली जो ये इस तरफ मोशन गई फिर इस तरफ गई, तो मेनली ये टू एंड फ्रो मोशन हुई कि एक ही चीज की सराउंडिंग हम घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसी टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं बेटा ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस। और एक इसमें एक और बात नोट करने की है, जिस पोजीशन पे ये स्टेबल रहता है, मतलब कोई भी इस पे फोर्स नहीं लगता, इस पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन। क्या बोला जाता है, मीन पोजीशन। ठीक है, और मेनली जब ये हमारा मूवमेंट करके जाता है इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों पोजीशंस को बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मेनली क्या है कि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन मेरी कौन सी बेटा, जब ये पूरा मूव करके जाता है, देन ये किसी एक पॉइंट पे जाके स्टॉप होता है, फिर दोबारा से अपनी मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। तो जिस पॉइंट पे ये जाके स्टॉप होता है ना, वही हमारी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन। चाहे वो राइट हैंड साइड हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड हो, दोनों ही साइड जिस पॉइंट पे जाके ये स्टॉप होता है, अपने मूवमेंट को रोकता है और वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आने लगता है, उस पोजीशन को बोलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन।
ओके, तो मेनली ऑसिलेशन समझ में आया कि ऑसिलेशन क्या होते हैं, मेनली टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ की, मेनली कोई चीज पहले ऐसे जा रही है फिर वैसे आ रही है, ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, तो बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो मोशन ही क्या कहलाती है, ऑसिलेशन। तो मैं क्या लिखूं इसमें, मेनली टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, वही चीजें जो मैंने पढ़ा है वही लिखवा रही हूँ, टू एंड फ्रो मोशन और या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है बेटा कि अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ मीन पोजिशन, अबाउट अ मीन पॉइंट, ओके, ये चीजें, तो ये चीजें जरूर लिखनी है कि क्योंकि इसी के सराउंडिंग जब हमारी होती रहती है ना मूवमेंट, उसे ही हम बोलते हैं बेटा फिर क्या, उसे ही हम बोलते हैं अपनी ऑसिलेशंस। तो बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑफ पोजिशन is called oscillations या फिर oscillatory motions, इसे हम बोलते हैं oscillatory मोशन। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कोई भी कि हमारा एक स्प्रिंग का है जो एक मास से कनेक्ट होता है, उसे स्ट्रेच किया जाता है, देन फिर वो कंप्रेस होता है, तो उसका एग्जाम्पल, या फिर किसी सिंपल पेंडुलम का आप एग्जाम्पल दोगे तो वो हमारे किस में आते हैं, ऑसिलेटरी मोशंस में ही आते हैं, ठीक है। अब इसी के बाद था एक पीरियडिक मोशन, ठीक है, एक पीरियडिक मोशन क्या होता है बेटा, पीरियडिक मोशन। अब पीरियडिक मोशन से क्या समझते हो आप, अगर ये दोनों चीजें समझ गए ना तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, पीरियडिक मोशन। अब पीरियडिक मोशन, इसके नाम से आप क्या देख रहे हो, देखो इसमें क्या कुछ पीरियड का जिक्र हुआ लग रहा है, ठीक है, कुछ पीरियड का जिक्र हुआ लग रहा है, तो इसमें मतलब पीरियड हमारा किससे कनेक्ट होता है, टाइम से, कि कितना टाइम पीरियड है, कितना टाइम लगा, तो मेनली इसमें टाइम का कुछ फंडा है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन में हमारा फिक्स पॉइंट का फंडा होता था कि फिक्स पॉइंट के सराउंडिंग वो घूमती रहती है। पीरियडिक मोशन का क्या होता है बेटा कि पीरियडिक मोशन में हमारा टाइम का फंडा है, या फिर हम टाइम पीरियड से याद कर सकते हैं कि ऐसी मोशन जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपनी मोशन को रिपीट करें, ठीक है। जैसे मेनली क्या, जैसे इसी में लो, मैं अगर एक मास बॉक्स जाता था, इस तरफ गया हमारा पेंडुलम, ठीक है, उसने इस तरफ जाने में लिया बेटा 1 सेकेंड, तो ये वापस आने में भी लेगा 1 सेकेंड, इस तरफ जाने में भी लेगा 1 सेकेंड और आने में भी लेगा 1 सेकेंड, तो टोटल जब मेरा टाइम हुआ इस पे घूम के अपनी एक ऑसिलेशन करने का, तो इसने कितना लिया 4 सेकेंड। तो हर एक ऑसिलेशन में, ये तो मेरी ऑसिलेशन सेकेंड थी, दूसरी ऑसिलेशन में भी उसकी 4 सेकेंड रहेगी, तीसरी में भी 4, चौथी में भी 4, ऐसे, ठीक है। तो हर एक मोशन में, हर एक मतलब किसी भी एक मोमेंट में जब उसका टाइम इंटरवल रहता है सेम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियडिक मोशन। तो मैं कैसे लिखूं, मेनली पीरियडिक मोशन a motion which repeated after equal interval of time is called periodic motion। वो क्या कहलाती है, पीरियडिक मोशन, ठीक है। मेनली जो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करती है उसे हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक और पॉइंट याद रखना, मेनली ऑसिलेटरी जो मोशंस होती हैं वो हमारी क्या होती है, पीरियडिक मोशन होती है, क्योंकि जो ऑसिलेटरी मोशन होती है वो टू एंड फ्रो की जो मोशन करती है उसमें उसका टाइम इंटरवल सेम रहता है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, एवरी ऑसिलेटरी मोशन is periodic मोशन, बट एवरी पीरियडिक मोशन कांट बी ऑसिलेटरी। पीरियडिक मोशन कैसी भी हो सकती है कि वो स्ट्रेट लाइन में हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है, हर एक मिनट में मतलब वो 2 मिनट हर एक सेकंड में वो 2 मीटर जा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है बेटा कि वो पीरियड टाइम इंटरवल उसका सेम है तो वो ऑसिलेटरी मोशन होगी, बट ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन होगी ही होगी। बट हमारी सारी पीरियडिक मोशन
जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी मोशन हो। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियडिक मोशन बट नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, ये वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा नहीं है कि हमारी पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन ही हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये तो थी बेटा हमारी पीरियडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन की सबसे एक छोटी सी डेफिनेशन हम लेते हैं। इसके बाद आती है बेटा हमारी एक और टाइप की मोशन, दैट इज हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होता है और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होता है, इसे भी हम पढ़ेंगे। तो मेनली जैसे है हमारा हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। अब मेनली क्या बेटा कि हार्मोनिक मोशन उन्हें बोला जाता है किसी तरह की मोशन, मेनली अ मोशन विच कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस। अब हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, देयर आर 6 हार्मोनिक फंक्शंस। सिंपली जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसे ही हम हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन जैसे हमारे होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट और कोटेन। ठीक है, तो मेनली साइन और कोसाइन, मेनली जो हार्मोनिक फंक्शन, मेरा कोई भी एक जो मोशन है उसे मैं डिफाइन कर सकती हूँ किसी भी एक हार्मोनिक फंक्शन की टर्म्स में। उसका मतलब क्या है कि जैसे देखो मैं उसका ग्राफ बनाऊं किसी भी एक मोशन का, तो वो बने ऐसे, मेनली साइन का ऐसे बनेगा, तो उसके मैं टाइम के साथ उसकी मूवमेंट को एक फंक्शन की तरह दिखा सकूं, या फिर मैं ऐसे दिखा सकूं कोसाइन में कि मानो 0 पे वो किसी पोजीशन पे थी, देन वो आई और वो बढ़ती गई। तो ये जो चीजें हैं, अभी ये ऑसिलेशन ये तो हो रही है। अब जो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, पूरा एक ऑसिलेशन है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ऑसिलेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ऑसिलेशन, मतलब यहाँ पे पूरा टाइम t है तो यहाँ पे t/2। ठीक है, तो ये चीजें है बेटा। तो मेनली हमारी क्या होती है कि हार्मोनिक मोशन आप समझ गए, उसका ग्राफ भी आप समझ गए। नॉन हार्मोनिक मोशन क्या होती है बेटा, नॉन हार्मोनिक मोशन बोला जाता है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस। मतलब अगर उनका मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा आए, एक ही पॉइंट पे वेरिएशन कुछ ज्यादा आ जाए ऐसे। ठीक है, ये होते हैं मेरे नॉन हार्मोनिक मोशन। अगर ये मैं पोजिशन और टाइम के साथ बना रही हूँ, डिस्टेंस और टाइम के साथ अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो उसका कुछ ऐसे आएगा, दिस इज कॉल्ड नॉन हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसे नॉन हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। अब मेनली क्या बेटा, इसके बाद ही हमारा एक और केस अराइज होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, SHM। सबसे ज्यादा आपका जो सुने जाने वाला और सबसे जो यूजेबल है, जिसके हम वेरिएंट टाइप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो है हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ही। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं बेटा फेज। फेज के बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए कि मेनली फेज होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको समझना है कि मेनली हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या चीजें चेंज होती है, क्या उनकी वेलोसिटी होती है, क्या उनका फेज होता है, ये सारी चीजें ही आपको यूज करनी है। ठीक है, तो आपका एक बार बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेनली हमारा जो फेज होता है, आपने सुना है फेज, अब बहुत बार अपनी आप भी बोलते होंगे कि ये तो मेरे लाइफ का बहुत बुरा फेज चल रहा है, ये एग्जाम फेज मेरे लिए बहुत बुरा है, नवंबर फेज मेरे लिए बहुत बुरा है। तो इसलिए मतलब क्या है वो फेज। ठीक है, अब मेनली वो फेज अच्छा चले या बुरा चले उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी पर्सनल लाइफ है। बट जो आपका जो SHM का फेज है वो मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। अपने फेज को आप खुद संभाल लीजिए और जो आपके SHM का फेज है उसे मैं बता देती हूँ, तो आपके दोनों ही फेज संभल जाएंगे और आप अच्छे से मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, तो मोटिव तो वही है ना हमारा, मेनली मार्क्स लेना। तो अब मेनली देखो बेटा फेज। ठीक है, फेज क्या होता है बेटा कि मेनली हमारा कोई भी, जैसे कोई भी एक एंगल हो, ठीक है, जैसे कोई भी एक एंगल हो, दो वेव जारी हो, दोनों के आपस में बीच में कितना डिफरेंस है, ये मेनली फेज से बताया जाता है। ठीक है, अब कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आपको मोशन जाती हुई नहीं दिखती, तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। मेनली एंगल को छोड़ो आप,
क्या होता है कि हमारा जो फेज होता है ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स का, वो हम डिफाइन करते हैं पोजीशन या फिर डायरेक्शन में मीन पोजीशन से। ठीक है, जैसे मेनली हमारा मेन पोजीशन ये थी, वो इस तरफ गया, उसके जो यहाँ पे जाने में उसकी जो पोजीशन में या उसकी जो डायरेक्शन में चेंज आया, यहाँ पे गया फिर वो यहाँ आया, तो मेनली पोजीशन में या फिर डायरेक्शन में जो चेंज आया है, जो डिफाइन करता है, जो इस चीज को बताता है, वो होता है फेज। ठीक है, मेनली वो मेन पोजीशन से कितना डिफ्लेक्ट हुआ है कोई भी पॉइंट, उसे बताया जाता है फेज के थ्रू। ठीक है, तो मेनली फेज के आप डेफिनेशन अगर लिखें, फेज ऑफ ए oscillating particle is defined as the position or the direction with respect to mean position। ठीक है, मेनली किसी भी एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल की कितनी चेंज होती है। तो मेनली जैसे मेरी जो पीरियडिक मोशन की जो मेरी दिखाई जाती है वेव, वो दिखाई जाती है इस फॉर्म में, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये जो ए होता है, ये होता है मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये साइन ओमेगा टी मुझे बताता है कि क्या उसकी डायरेक्शन हुई है, क्या उसके फेज में, और क्या चेंज आया है। ओमेगा इज हियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिससे वो मूव करता है, और टी इज द टाइम। ओके, तो ये चीजें हैं। अब मेनली अगर इसमें मेरा कोई फेज है, फेज को मैं डिफाइन करती हूँ फाइन नोट से। ठीक है, तो मैं उसे कैसे ऐड करती हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइन नोट। ठीक है, मेनली अब क्या हुआ है, जो मेरा नया जो टाइम आया है, नया टाइम क्या आया, वो आया है मेरा ओमेगा टी प्लस पाई नोट। ठीक है, तो मेनली मैं ओमेगा को क्या लिख सकती हूँ बेटा, 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस पाई नोट। तो मेनली अब जो मेरा यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू ए साइन फाई, और मेरा फाई यहाँ पे क्या बेटा, 2 पाई बाई टी प्लस फाई नोट। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फेज। ओके, कि मेनली फेज कैसे हुआ। अब मेनली क्या है बेटा, कि एक पॉइंट लिख लीजिए, यहां से एक छोटा सा नोट लिख लीजिए कि द फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स चेंजेस continuously with time, but the epoch remains constant all time। मेनली क्या होता है, जब हम फेज हमारा किसी भी एक पार्टिकल का चेंज होता है, तो वो टाइम के साथ जब चेंज होता है तो इपोक हम सेम लेते हैं। इपोक क्या होता है बेटा, इपोक होता है मेरा इनिशियल फेज। ठीक है, जो इनिशियली अगर मेरा कोई भी यहाँ पे था पार्टिकल, वो यहाँ पे गया, तो मेनली जो यहाँ पे फाई नोट का चेंज हुआ, दूसरे में क्या हुआ बेटा, ये प्लस ये, तीसरे में क्या हुआ, पूरा ये, चौथे में क्या हुआ, पूरा मेन पोजीशन से लेंगे। तो मेनली जो इनमें डिफरेंस आएगा ना, वो फाई नोट ही रहेगा सब में, और जो मेनली डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड इपोक। ठीक है, मेनली ये डिफरेंस ही क्या बोलते हैं, इपोक। जस्ट अ सेकेंड, मेनली इपोक बोला जाता है। अब इपोक के साथ ही क्या होता है बेटा, इपोक के साथ ही मेनली ये फाई नोट है। जब मेरा पहली बार जब वो चेंज हुआ, वो मेरा जो इनिशियल फेज में जो मेरा डिफरेंस आया था, वो और इपोक मेरा सेम ही होता है। तो इनिशियल फेज या फिर हमारा जो इपोक है वो सेम होता है, और जो इपोक की वैल्यू होती है वो हर इंटरवल में सेम होती है। मतलब जितना भी इंक्रीज होता जाए, जैसे वो 40 डिग्री से इंक्रीज होता है, तो वो हर एक पॉइंट के बाद 40 डिग्री से इंक्रीज होता होगा। ठीक है, मेन पोजीशन से तो बेशक बढ़ेगी, मेन पोजीशन से यहाँ पे ये 40 डिग्री से हुआ, तो ये आगे 40 डिग्री से हुआ, तो मेन पोजीशन से तो ये 80 हो गया। बट हमारा जो पहले वाले पोजीशन से दूसरे वाले पोजीशन में चेंज गया, उससे बोलते हैं इपोक, वो सेम रहता है थ्रू आउट दी ऑल मोशन। बस हमारा जो फेज चेंज है वो अलग हो जाता है, क्योंकि मेन पोजीशन से लिया जाता है फेज डिफरेंस को।
ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो मेनली ये आपको समझ आया, हार्मोनिक मोशन, फेज और हमारा ये हो चुका। अब अपने टॉपिक पे करते हैं। मेनली देखो, जैसे मुझे आपको दिखाना हो, मैं फेज को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, तो जैसे कोई दो वेव है, ठीक है, एक कोई वेव जा रही है ऐसे, दूसरी कोई वेव जा रही है बेटा, ये अगर y है और ये t है, ठीक है, तो दूसरी अगर मेरी कोई वेव जा रही है वो ऐसे जा रही है, इससे छोटी है वो, ठीक है, ये मेरी वेव जा रही है। अब मेनली इनमें जो हमारा डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा फेज का डिफरेंस हुआ है, आपको पता है वो एक ही फेज में चल रही है, एक ही साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव मेरा क्या हो जाएगा, 0। फेज चेंज ऐसी वेव्स ग्राफ में क्या हो जाता है, 0। अगर मेरा है ऐसे, दूसरा केस लेते हैं, केस 2, ठीक है, मेनली क्या है कि जैसे मेरा अब गया है ग्राफ ऐसे, ये मेरा पूरा टी टाइम पे ये पूरा ऑसिलेशन ये होता है ना, मेनली ये मेरी मेन पोजीशन है, एक बार वो बहुत एक्सट्रीम उस तरफ जाएगा, फिर मेन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम दूसरी साइड जाएगा, फिर मेन पोजीशन पे आएगा, तो पूरी ऑसिलेशन ये हुई। अब मेनली मुझे क्या दिखाना है बेटा, अब इसका दिखाना मुझे, अब दूसरी वेव मानो पहले वो नेगेटिव गई हो, है ना, ऐसे हो सकता है ना कि कोई एक पॉइंट पहले तो इस तरफ गया हो पर दूसरे वाला इस तरफ चला गया हो, तो मेनली उनके ग्राफ में कैसे आएगा, ठीक है, दूसरे वाला जो मेरा पॉइंट है वो अगर ऐसे चला जाएगा, ठीक है, उसी टाइम पे जाके ये मिलता तो है, बट क्या है इसमें, क्या है इसमें जो मेरा फेज का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, देखो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, तो पूरा जो ये एंगल हुआ, पूरा ये एंगल कितना हो गया, 180, तो यहाँ पे पाई का डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है, समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू पाई, ओके। तो मेनली जैसे अब आप करोगे आगे, तो अब कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए, ठीक है, अब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, एक तो मेरा ऐसे शुरू हो कोस से, ठीक है, एक मेरा गया हो कोस से शुरू होके, और दूसरा मेरा क्या बेटा, दूसरा मेरा ऐसे गया हो, तो मेनली जो ये डिफरेंस है, अब एक है यहाँ पे 0 पे और एक है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, एक है यहाँ पे 0 पे और एक है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो जो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री, तो फाई क्या हुआ, 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2, समझ आया, ठीक है, तो ये चीजें हुई। अब एक छोटा सा केस और ले लेते हैं, आप समझ रहे हो ना कि इसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है, मेनली ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 रख देंगे, प्लस पाई रख देंगे, ठीक है, या फिर ओमेगा टी ही रह जाएगा 0 रखने से, तो इक्वेशन आप अच्छे से बना सकते हो। एक और केस है, जैसे इस केस में हम पाई बाय 4 का मैं दिखाऊं अगर आपको ऐसे, ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये स्लाइटली सी इससे नीचे से शुरू होती है, जो स्लाइटली नीचे से हुई, जो ये डिफरेंस है, ये मेरा ज्यादा ना होके ये मेरा बस ऐसे है, ऐसे ऐसे मेन पोजीशन, तो यहाँ से, तो मेनली ये क्या है, थीटा, तो यहाँ से जो बिल्कुल बीच में, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, दैट इज 45 डिग्री आ जाता है। तो मेनली आप फेज समझ गए ना कि कैसे कैसे है मेरा, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा, इसके बाद है SHM, इसके बाद हमारा आता है फेज, आपको समझ आ गया अच्छे से। अब है मेरा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेनली सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पता है सबसे पहले हार्मोनिक मोशन ही होती है। हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ऐसी मोशन जो मेनली हार्मोनिक फंक्शंस के हिसाब से हमारा क्या करती है, उसको बनाया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम उसको कहते हैं बेटा जब एक्सेलरेशन
जब हम किसी एक पॉइंट पे लेते हैं व्हेन एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मेनली सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं किसी एक पोजीशन पे, यहाँ पे मैं लूँ बेटा, यहाँ पे मैंने लिया कितना, मैंने लिया यहाँ पे मानो कि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस y कवर की, तो मेरा जो मेरा एक्सेलरेशन होगा इस मोशन में वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके y के। बस ये नेगेटिव ये है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा जिस तरफ मेरी मूवमेंट हो रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, या फिर हमारा आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेनली जब वो मेन पोजीशन से हमने कोई फोर्स लगा के उसे ऐसे किया तो उसका एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा टुवर्ड्स किसकी तरफ, मेन पोजीशन की तरफ। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है। रिस्टोरिंग फोर्स का आपको डेफिनेशन पता है, आप पढ़ चुके हैं ये पहले। तो यहाँ हटाने के लिए F इज टू -kx, तो यहीं से हमारा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ma इज टू -kx या फिर ky, मैंने अगर डिस्प्लेसमेंट y ली है तो a इज टू -ky बाय m। अब ये क्या है बेटा, k बाय m मेनली कांस्टेंट अपॉन मास भी एक कांस्टेंट है उस बॉब का, तो वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y, तो यहाँ से जो मेरा -y इक्वल आ जाता है। तो मेनली ऐसे में जब मैं फोर्स लगाती हूँ m में, मास इंटू एक्सेलरेशन से उसे खींचती हूँ, तो वहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स अराइज हो जाता है, दैट इज -ky, और वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उस बेसिस से जब इक्वल करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का आप कैसे डिफाइन करेंगे, SHM। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में भी साथ के साथ लिखते रहिए, जो इसके मैं नोट्स बनाऊंगी दैट इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम, आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मेनली द मोशन ऑफ अ बॉडी is said to be simple harmonic motion if the acceleration at any instant of time is directly proportional to the displacement from the mean position but in opposite direction। मेनली मीन पोजीशन से तो अलग है बट हमारी अपोजिट क्या हो, डायरेक्शन में, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रूव करा दिया बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं बेटा फोर्स लॉ भी बोला जाता है। जैसे हमारा F इज इक्वल टू -kx है ना, और मेनली यहीं से हमारा रिस्टोरिंग फोर्स अराइज हो जाता है, तो इसे मतलब कि हमारा एक रिस्टोरिंग फोर्स अराइज होता है जो फोर्स हमेशा लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो मेनली ये फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगेगा, क्योंकि वो उसे लाने की कोशिश करेगा मेन पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो मेनली ये मेरा फोर्स है एंड हियर F इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है, हमेशा जो लगता है, और मेनली इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं फोर्स लॉ। क्या बोलते हैं, फोर्स लॉ। फोर्स का एक लॉ जो हमारा मेनली क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है और वो हमेशा लगता है बेटा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ से हमारा SHM आप समझ गए कि क्या होता है। ठीक है, अब मेनली इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है SHM की, कि मेनली इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, कैसी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डायरेक्शन होती है, क्या वेलोसिटी होती है। तो थोड़ी बहुत इसकी हम क्या पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, अब देखो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर मैं दिखाऊं तो मेनली मैं एक ले लेती हूँ, जैसे एक सर्कल लिया, ठीक है, ये हुआ। अब मेनली क्या बेटा, यहाँ से ये मेरा O है, ओरिजिन लिया, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर देखूं बेटा
मैं किसी भी, जैसे मुझे कोई एक पॉइंट दिखाना है, मुझे इस पॉइंट पे निकालने है कि क्या मोशन रही होगी, ठीक है। तो मानो मेरा यहाँ से ये बनाता है थीटा डिग्री एंगल, अगर मैं इसे ऐसे मीट कर देती हूँ, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिए m और n, तो यहाँ से ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये थीटा भी क्या हो जाएगा, है ना। ये z डायरेक्शन जब बनाता है क्या बनाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हुआ, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ इफ दिस इज x और ये क्या हो जाएगी, दिस इज y, ठीक है। तो ये मेरी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट दिखाऊं कि मेरी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल if I want to show you डिस्प्लेसमेंट कि मेनली इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाऊंगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट आप देखो इन ट्रायंगल OPM, मैं इस ट्रायंगल में देखूं इन ट्रायंगल OPM, मेनली जो क्या होगा, जो मेरी OP होगी, ये मेरा परपेंडिकुलर ये डला है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज OP अपॉन PM OM लो, मेनली ये क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर इस तरफ से लो, OM अपॉन जो मेरा OP है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा साइन थीटा। तो मेनली इन ट्रायंगल OPM साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, OM अपॉन OP। OM की वैल्यू क्या है, OM की वैल्यू है x और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू मानो a है, ठीक है। तो इसे आप कैसे करोगे, तो y अपॉन a, तो y इज इक्वल टू a साइन थीटा, और थीटा कैन बी रिटन एज a साइन ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, a साइन ओमेगा t। अगर मैं लेती हूँ अब ट्रायंगल OPN, अब मैं इन ट्रायंगल OPN ट्रायंगल में क्या होगा बेटा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू ON अपॉन OP दैट इज x अपॉन a। तो यहाँ से मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a कोस थीटा। तो मेनली हमारा अब क्या था, ये देखो ये मेरा कोस थीटा का कंपोनेंट है, ये मेरा साइन थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी, वो जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी a इंटू साइन थीटा, ठीक है। और अगर मैं x के अलोंग लेती हूँ तो वो a इंटू कोस थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे डिस्प्लेसमेंट होते हैं यहाँ से। अब मेनली मैं दिखाऊंगी आपको यहीं से, मेनली अगर फेज भी आप लिख सकते हो तो फेज भी आप लिख सकते हो यहीं से, ठीक है। मेनली क्या लिख सकते हो कि आप यहाँ से y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस फाई नॉट। जैसे देखो मैं अगर थोड़ा और बनाती हूँ, इसमें दो केसेस में बनाती हूँ, एक मैं ओमेगा t माइनस फाई नोट का और एक मैं बनाती हूँ फाई नोट का प्लस में, ठीक है। वही चीजें देखो, जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है मेरी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पॉइंट पे निकाला ये x पे, ये y पे, ठीक है। ये मेरा क्या था बेटा, थीटा था, तो मेरा ओमेगा टी। तो मेनली मेरा अगर जैसे मेनली पार्टिकल यहाँ से आया हो, मेनली पहले पार्टिकल यहाँ हो, अब वो यहाँ आया, तो मेनली ये जो एंगल था पहले फाई नॉट था, तो पहले मेन पोजीशन पे आया, फिर उसने ओमेगा टी किया, तो मेनली वो पीछे था इस चीज से। अब एक और केस यहीं पे ऐसे राइज होता है, मेनली वो पहले ही इस पॉइंट पे हो और मुझे निकालना है इस पे P। तो मेनली ये जो था, ये मेन पोजीशन से ओमेगा टी था, ये यहाँ से फाई नोट था, और ये यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये y है और ये क्या है, x है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो हम एंगल लेंगे वो एंगल क्या हो जाएगा, दिस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, और इसमें क्या हो जाएगा, ये पीछे है, तो ये पीछे है, तो मेरी जो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a साइन ओमेगा टी, पीछे है तो माइनस फाई नोट, और यहाँ पे क्या आगे है, इसके साथ ही ऐड होता जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो वहां पे हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। तो जो मेरा फेज डिफरेंस को लिखने का तरीका होता है वो ऐसे होता है कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई नोट कब होगा, जब वो पीछे हो। ये आपको बताया जाएगा कि वो इतना पीछे है या कितना मेरा इपोक है या कितना मेरा, मेनली इपोक होता है, जो ये फाई नोट है ये इपोक है, जो मेरे इनिशियल फेज दिया गया है, ठीक है। हियर फाई नोट इज इपोक,
ठीक है, तो समझ आया। मेनली प्लस फाइव नोट किस केस में आएगा और माइनस फाइव नोट किस केस में आएगा एंगल। ठीक है, अब इसी के साथ देखो बेटा हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में एसएचएम का एम्पलीट्यूड, पहले आप पढ़ रहे हो ना y इज इक्वल टू ए, हियर a इज द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, जैसे हमारा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड होता है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसकी होती है मेन पोजीशन से दोनों साइड। ठीक है, मेनली जैसे वो यहाँ से यहाँ गया, तो मेनली जो ये मैक्सिमम पोजीशन उसने कवर करी है या फिर इस तरफ आके कवर करी है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर करी है, मैक्सिमम पोजीशन जो है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हियर एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on either side of main position is called the amplitude of the motion. ठीक है, मेनली हमारे जब एसएचएम में मैक्सिमम वैल्यू कब होगी हमारे एम्पलीट्यूड की बेटा, मेनली पूरी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, मुझे पता y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मेरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, मेरी एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये कब होगी, या तो मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो या फिर मेरा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 हो। तो मेरे लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 या फिर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 में यहाँ पे जो मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी वो पूरी क्या आ जाएगी, वाई के इक्वल। ठीक है, तो ये हुआ, इतना मेरा एम्पलीट्यूड से समझ आया। तो मेरे लिए एक छोटा सा देख लो कि द एम्पलीट्यूड दैट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ s is the span of the SHM then amplitude is equals to a is equals to s by 2। ये मैं वैसे बता रही हूँ, ये आपका कॉम्पिटिटिव में सीधा ऐसे ही पूछ लेते हैं कि अगर मेरा s is the span of the SHM है तो मेरा एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा उसका हाफ। और मेरे लिए जो ये डिस्टेंस होती है किसी एक सर्कल की, आप ऐसे ले लीजिए, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मेनली जैसे मेरा यहाँ पे है मेन पोजीशन, ये यहाँ पे है, ये ऐसे गया। अगर मैं इसको पॉइंट मान के एक पूरा ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दूं, ये मैंने पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दिया बेटा। अब मेरे लिए क्या है, इसी सर्कल के अंदर देखो ये मेरा सेंटर है और यहाँ से, तो मेरे लिए जो ये डिस्प्लेसमेंट हुई है पूरी ये वाली है, ये क्या हो जाएगी, ये मेरा इज इक्वल टू रेडियस है ना, तो रेडियस ऑफ द सर्कल हो गई और a इज इक्वल टू एस बाई 2 भी हो गया और रेडियस ऑफ द सर्कल भी हो गया। और यहाँ पे s है, ये क्या है, स्पैन ऑफ द टाइम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, की कितना हमारा टाइम के डिफरेंस चल रहा है वो। ठीक है, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड भी हुआ। अब इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी कैसी होती है। ठीक है, कैसे मूव करते हैं पार्टिकल्स वो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, तो इसमें थर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ रहे हैं बेटा वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। अब मेनली क्या है कि वेलोसिटी का आपको सबको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है जो, उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम इसे ऐसे ही लेते हैं कि जब हमारे मेनली पार्टिकल्स जब वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से हमारी कितना चेंज हुआ है, ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस है उसमें कितना चेंज हुआ है, दिस इज कॉल्ड एसएचएम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे वेलोसिटी, तो मैं इसे अगर देखती हूँ तो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी, से मैं अगर लिखती हूँ that is velocity the velocity of a particle executing SHM at any instant is defined as
t time rate of change its displacement at that instant। ठीक है, मेनली जो मेरा रेट ऑफ चेंज हुआ है वेलोसिटी में, वो मेरा क्या होता है, वो होता है मेरा मेनली वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो मेनली जो मेरा मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं वेलोसिटी एक पार्टिकल की, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो होता है a ओमेगा। ठीक है, जो मेरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है, a ओमेगा। अगर मैं यहाँ से लूं बेटा मेनली, जैसे अगर मैं इसका बनाऊं यहाँ पे, ये ऐसे एक्सिस है, तो मेनली जैसे मेरा यहाँ पे गया था वो ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो यहाँ से पी पोजीशन पे तो मैं उसका क्या लूंगी कि यहाँ पे जो चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा चेंज होगा, इस चेंज को हम लेते हैं क्या, ओमेगा टी प्लस फाइव। जैसे मैं एक टेंजेंट पे ड्रॉ करूं, तो इस टेंजेंट ड्रॉ से जब मैं लेती हूँ, ये मेरी वेलोसिटी आएगी। तो मेनली वेलोसिटी मेरी क्या आएगी, वेलोसिटी सिंपली क्या आती है, y इज इक्वल टू ए कोस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब मेरा क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है, v विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। तो a ओमेगा टी ओमेगा आगे साइन का क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक है, तो ये हुआ मेरा, तो a इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो मैं इसे अगर देखो बेटा, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं ले सकती हूँ, इसे क्या लूं, इसे मैं लूंगी डी वाई बाय डी टी, दैट इज ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है। अब मैं इसे क्या ले सकती हूँ, कोस टू थीटा ले सकती हूँ। ठीक है, कोस टू थीटा, इट मीन जो मेरा साइन में अगर मैं चेंज करूंगी वो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बाय टू। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसे जब मैं अगर पुट करूं तो v विल बी इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, वन माइनस, मुझे पता है कोस टू थीटा क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, टू थीटा का थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे जो ये थीटा इसका क्या हो जाएगा, वन बाय टू, दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बाय टू। तो यहाँ पे मैं इसे पुट करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसमें v में पुट करती हूँ ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वन, ए ओमेगा मेरा पहले था, अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बाय टू। ठीक है, ये हुआ। तो मैं इसे जब अंदर एडजस्ट करूंगी, ठीक है, तो अंदर जब एडजस्ट करूंगी बेटा, तो इसे मैं कैसे लिखूंगी, ए ओमेगा, इसे मैं अगर लूं वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है, तो देखो दैट इज v विल बी इक्वल्स टू ए ओमेगा है, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, वो हाफ वैल्यू हो जाती है, इसमें आप हाफ वैल्यू और करना, अंडर रूट हाफ। ठीक है, तो जब आप इसे करेंगे, ये मेरा क्या आ रहा है, देखो साइन के, इसे मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करूं, तो अंदर मल्टीप्लीकेशन से क्या आ जाएगा, ए ओमेगा माइनस टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट बाय टू। अब मेरा इपोक यहाँ पे क्या हो गया, फाइव नॉट बाय टू। तो इसे अगर मैं एडजस्ट करती हूँ, तो यहाँ से जो मेरी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो ओमेगा की वैल्यू आती है यहाँ से क्या आ जाती है, वी की वैल्यू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मेरे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और मेरी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जो मेरी वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो ये आती है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब हमने करी है वेलोसिटी, ऐसे ही हम करेंगे एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड निकालेंगे एसएचएम के लिए। ठीक है, तो यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि हम इसका एक्सेलरेशन क्या रहता है, एम्पलीट्यूड क्या रहता है, वेलोसिटी क्या रहती है। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा सही से अरेंज करो, जैसे इस वाले को हम सही से अरेंज करते हैं, मेनली आप इसे देख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो फाइव नॉट। ठीक है, तो देखो जैसे मैं इसे अगर एक बार दोबारा से सही से समझाऊं आपको, इसमें थोड़ा मैसेज हो गया होगा। जैसे मेनली v क्या है, v होती है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये हुआ।
ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे क्या करना है, ए ओमेगा, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, मैं इसे उस फॉर्मूले से cos 2 थीटा से ना खोल के मैं इसे क्या करती हूँ कि हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे 1/2 एंगल नहीं लेना, तो मैं क्या करूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ये पॉइंट समझ आया? ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या है, यहां से मेरा a क्या होता है, y क्या होता है, a स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नोट होता है। अब मैं क्या करूं, मैं निकालती हूँ बेटा, मेरे पास सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नोट है, तो मैं इसे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो देखो, मैं इसे अगर लिखूं ए ओमेगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, अब मैं इसे करती हूँ ए ओमेगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट में है, बाहर लेके आऊंगी तो खाली ए आएगा, तो ए ओमेगा बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए से ए कटा तो क्या बची सिर्फ वी की वैल्यू, वी की वैल्यू बचती ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आया। अब मेनली करते हैं बेटा, अब मैं जैसे मीन पोजीशन पे लेती हूँ। ठीक है, मीन पोजीशन पे मुझे पता है, मीन पोजीशन पे मेरी डिस्टेंस क्या होती है 0, क्योंकि मीन पोजीशन से ही हम उसकी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो क्या हो गई 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद वो मैक्सिमम होगी। तो मेनली फॉर द मीन पोजीशन, अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालती हूँ कि मेरी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है और मेरी एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी क्या रहती है, तो मेनली मीन पोजीशन पे y इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा y v इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज ए, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा। ठीक है, तो मेन पोजीशन पे मेरी क्या हो गई बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मेरी हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। इट मीन्स जो मेरी मेन पोजीशन होती है उस पे मेरी क्या होती है, वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है, अब मेरी क्या बेटा, अब है मैं लेती हूँ एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, जो मेरा ए की वैल्यू होती है वो एम्पलीट्यूड मेरा इक्वल हो जाता है वाई के, तो ए इज इक्वल टू वाई हो जाता है, तो वी विल बी इक्वल टू ओमेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज 0। तो वेलोसिटी की वैल्यू मेरी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 0। तो देखो बेटा, यहाँ से एक और चीज अराइज होती है, जो मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मेरी मेन पोजीशन पे है, और मेरी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी है मेन पोजीशन पे, तो जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी उस पार्टिकल की वो भी मेन पोजीशन पे ज्यादा होगी, और जो कि मेरी क्या होती है, जो मेरी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरी क्या होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। ठीक है, इसका थोड़ा सा और केस हम आगे वाले कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि एनर्जी इन एसएचएम होती क्या है एक्चुअल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से हमारा आता है। ठीक है, उसमें से आपसे सीधा एक्सप्रेशन पूछा जाएगा एनर्जी इन एसएचएम के लिए। तो मेनली पहले ये कर लेते हैं। अब मेनली वेलोसिटी का कंसेप्ट समझे, अब हम करेंगे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, मेनली कि कैसे हमारी एसएचएम में एक्सेलरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अब है बेटा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मेनली आप कैसे लिखेंगे इसे, दी एक्सेलरेशन of the particle executing SHM at any instant is defined as the time rate of change of its velocity। ठीक है, मेनली टाइम रेट ऑफ चेंज हम लेते हैं वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। तो मेनली वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू थी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैं इसका क्या करूंगी, डेरिवेटिव ले लूंगी, मेनली रेट ऑफ चेंज लूंगी, किसके साथ, टाइम के साथ। तो dv बाई डी टी विल गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज ए ओमेगा, इसमें से फिर से एक ओमेगा आएगा और कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस आगे आया और एक और ओमेगा आया और क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट।
आप इसे एडजस्ट करो। जो ये मेरा एक्सेलरेशन आप इसे कैपिटल ए से दिखा लो, क्योंकि मेरा जो स्मॉल ए से है वो मैंने एम्पलीट्यूड को शो कर रखा है। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है, ये मेरे y के इक्वल है। तो यहाँ से जो मेरा एक्सेलरेशन आता है वो क्या आता है, सीधा सीधा ओमेगा स्क्वायर y पे। तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट पे वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। तो अब हम यहाँ से अपने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशंस पे। मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे जरूर निकालनी है बेटा। तो यहाँ से आप करेंगे एज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एट मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन पे जो मेरी y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। मीन पोजीशन पे मेरे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो देयरफॉर जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। और मेनली जो मेरी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो वहां पे मेरा a भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना जो मेरी वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो मेन पोजीशन पे ज्यादा होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे कम होती है। वाइल एक्सेलरेशन हैज वाइस वर्सा कि उसकी मेन पोजीशन पे तो 0 होगी और हमारा जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी उस पे क्या होगी, माइनस। ठीक है, और मेनली जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो हमेशा टुवार्ड्स दी मेन पोजीशन होगी, टुवार्ड्स इनवर्ट्स होगी, वो हमेशा इनवर्ट्स रहेगी। जैसे हमारा कोई भी एक पेंडुलम जा रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू के जो लगेगा वो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में ही लगेगा। तो नेगेटिव साइन हमारा यही दिखाता है कि अगर मेरी मूवमेंट उस तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन इस तरफ जाएगा। इट मीन्स दोनों आपस में क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये नोट डाल के लिख लीजिए आप। Negative sign shows that acceleration A is directed opposite to one in which अपोजिट टू उस डायरेक्शन के इन विच, जिस डायरेक्शन में मेरा क्या हो रहा है, इन विच डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मेरी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है। दोनों ही साइड जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो दोनों ही तरफ से जो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो इनवर्ट से लगेगी। ठीक है, तो मेनली हमेशा एक कैसे और लिख सकते हैं हम, यहाँ से एक और केस अराइज होता है कि इफ अ पार्टिकल इज sent to be executing SHM, कि एक पार्टिकल की, हमारा जो पार्टिकल है वो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, if its acceleration at any instant, किसी एक इंस्टेंट पे जो मेरे एक्सेलरेशन है वो क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहीं से वो वैल्यू आती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है, तभी वो एसएचएम होती है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, पर मैंने रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये प्रूव करके दिखा दी थी। अब मैंने इस वजह से दिखा दिया कि कैसे वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट from the main position, and it's always directed towards the main position। ठीक है, मेनली पार्टिकल हम कब बोलते हैं कि एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, जब वो हमेशा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है डिस्प्लेसमेंट के, बट वो उससे क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। इट मींस अगर वो हमारा लेफ्ट जा रहा है तो एक्सेलरेशन राइट में लगेगा, अगर वो राइट जा रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन लेफ्ट में लगेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब मेरे ये वाली कंडीशन आ जाती है तो मेरी जो वो मोशन होती है वो क्या करती है, वो मेरा एग्जीक्यूट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब है बेटा, अब मैं इसी में अब निकलवाने जा रही हूँ फिफ्थ हमारा मेनली टाइम पीरियड, कि हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें हमारा टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, टाइम पीरियड, तो मेनली टाइम पीरियड क्या होता है, जब वो टाइम जो हमारा लिया जाता है पूरी एक
हमारी ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। ये बात याद रखना, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो उसकी मेन पोजीशन होती है वो बॉडी उसे 2 बार कवर करती है। इट मीन्स पहले तो यहीं से यहाँ गई, फिर वो आई यहाँ, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ। तो मेनली आप देख सकते हो कि वो मेन पोजीशन के सराउंडिंग कितनी ओरिएंट रहती है। ठीक है, तो टाइम पीरियड आप देख लीजिए, जो मैं बोल रही हूँ हर बात मेरी ध्यान से सुननी है, कुछ भी भूलना नहीं है। ये नहीं कि मैम बोल रही है तो कोई नहीं, बोलने दो, जो एक्सप्रेशन कराएंगे वो देख लेंगे और लिख लेंगे। मैं बोल के भी बहुत सारी चीजें बता देती हूँ, जरूरी नहीं है कि हर चीज लिखी जाए, क्योंकि वो तो एक तरह की बुक ही बना दोगे आप। तो मोस्टली बातें मैं बोलती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो मैं लिखवा देती हूँ। तो मेरे बोलने पे भी ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, तो मेरे लिए टाइम पीरियड को मैंने डिफाइन कर दिया कि क्या होता है। तो अगर मैं उसे लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल executing SHM to complete one vibration। ठीक है, पूरे एक वाइब्रेशन, इट मीन्स पहले मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, फिर दूसरी तरफ एक्सट्रीम, फिर मीन। तो ये पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो उसे टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो मुझे पता ए क्या होता है बेटा, ए होता है ओमेगा स्क्वायर वाई। तो मेनली ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ए अपॉन वाई। ठीक है, अब मेनली मुझे पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी। तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा की अगर मैं वैल्यू रखूं तो टी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। इट मीन्स वाई अपॉन ए हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यही मेरी वैल्यू किस चीज की है, ये मेरी वैल्यू है टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, यहीं से अगर मैं फ्रीक्वेंसी के लिए निकालूं, फ्रीक्वेंसी क्या आती है 1 अपॉन टी। तो मेनली टी क्या था, 2 पाई y अपॉन ए, दैट इज y क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो t विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड की वैल्यू, तो आप सिंपली निकाल सकते हैं ना, सीधे पुटिंग इन फॉर्मूला। सिमिलरली आप इसे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई। अब ये फिर से रिवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड अपॉन टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये मेरी किसके लिए आ गई, ये मेरी आ गई किसके लिए, ये मेरी आ गई फ्रीक्वेंसी के लिए भी हो गया और टाइम पीरियड के लिए भी हो गया। तो इसे हम 6th में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेटा। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे केसेस आते हैं। अब मेनली एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ, न्यूमेरिकल से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। जैसे देखो, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। टाइम पीरियड एग्जीक्यूट करती है वो कितने में, 2 सेकेंड में। तो टी की वैल्यू गिवन है 2 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। और जो कैपिटल ए की वैल्यू है, सॉरी स्मॉल ए की वैल्यू है, वो कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, फर्स्ट में आपको निकालना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आफ्टर द 1/3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजिशन। ठीक है, 1/3 जब सेकेंड के बाद जब हमारे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t एंड ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय t, दैट इज a साइन 2 पाई बाय t। ठीक है, तो यहां से जब आप पुट करेंगे देन a की वैल्यू क्या है, 5 साइन 2 पाई बाय t। t की वैल्यू 2 दी गई है और t की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, t की वैल्यू, स्मॉल t की वैल्यू कब पूछी गई है कि मेनली कितने के बाद, 1/3 सेकेंड के बाद। तो मेनली आप क्या रखेंगे, इसमें लिख देंगे 1/3, तो 1/3, 2 से 2 कटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5 साइन पाई बाय 3। अब साइन पाई बाय 3 बचा, साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, दैट इज y विल बी इक्वल टू 5 इंटू y इज इक्वल टू 5 इंटू √3/2। तो 5 √3/2 विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे देन डिस्प्लेसमेंट विल कम आउट 4.33 सेंटीमीटर। तो आप उतना भी लिख सकते हैं कि 5√3/2 सेंटीमीटर, और अगर आपको कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सिमिलरली मुझे निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा,
v होती है dy बाई डी टी और उसकी वैल्यू क्या आती थी a ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू फिर से 2 पाई बाई टी कोस ओमेगा टी, दैट इज 2 पाई बाई टी इंटू टी। सबकी वैल्यू पुट करो, 5 इंटू 2 पाई, इसकी वैल्यू 2 दी गई है, कोस 2 पाई अपॉन 2 और इसकी फिर से 1 अपॉन 3 दिस, इससे ये कटा तो 5 पाई कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 क्या होता है कोस 60 और उसकी वैल्यू क्या होती है √2, 1 अपॉन √2 सॉरी 1 अपॉन 2, तो 5 पाई इंटू 1 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या करोगे 2.5 और 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14, व्हेन यू विल कैलकुलेट इन देन वेलोसिटी विल कम आउट 7.86 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन आप छोड़ भी सकते हैं बट आप फॉर्मूला जरूर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई। ऐसे ही सिमिलरली मुझे निकालना होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। एक्सेलरेशन क्या होता है a इज इक्वल टू डी बाई डी टी और हमने निकाला भी उसे, वो क्या होता है वो होता है हमारा ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई, ये वैल्यू होती है हमारी एम्पलीट्यूड की, ठीक है सॉरी एक्सेलरेशन की। तो a ओमेगा स्क्वेयर दैट इज 4 पाई स्क्वेयर टी स्क्वेयर इंटू a साइन ओमेगा टी। मेरी मेनली किस डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू कितनी आई थी आप सीधी वही पुट कर लीजिए 4.33 सेंटीमीटर, सीधा वही पुट किया। तो यहाँ से आप करेंगे 2 माइनस 4 पाई स्क्वेयर अपॉन 2 स्क्वेयर, इससे 2 से कटा तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 4.33, ठीक है। इसकी मल्टीप्लीकेशन करी तो यहाँ से पाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.14 का स्क्वेयर इंटू 4.33 और जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे देन यू विल गेट 42.77 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखनी है। अगर देखो जैसे आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी थी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये चीज लिखो और इसी के पीछे यूनिट लिख दो, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जैसे फिर वेलोसिटी के सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है, बट आपको जो यूनिट्स है वो जरूर लिखनी है क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स तो आपका जाएगा किसके लिए कैलकुलेशन के लिए और आधा जाएगा आपकी यूनिट ना लिखने के लिए। तो अगर आप यूनिट लिख लेते हो और कैलकुलेशन नहीं भी करते तो आपका हाफ ऑफ मार्क ही डिडक्ट होगा। तो मेनली फॉर्मूला पूरा लिखना है, अच्छे से स्टेप वाइज करने हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। वेलोसिटी निकलवा लेंगे, एक्सेलरेशन निकलवा लेंगे या फिर एम्पलीट्यूड और साथ में एक न्यूमेरिकल दे देंगे। तो 3 मार्क्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लीजिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।